हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोरशाला। माई सेल्फ नलवदर शर्मा। आज आपके लिए लेके आए हम क्लास 10 का पार्ट 2 वन शॉट में पार्ट 1 में अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। एक था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5th और एक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7th। आज अपन करेंगे 2 चैप्टर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को खत्म। सबसे पहले बात करें कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, तो फॉर्मूलाज की स्टार्टिंग करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। फर्स्ट फॉर्मूला आपको जो ध्यान रखना है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, वो लिख लीजिए। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन जो है, इसके अलावा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर धराचार्य फॉर्मूला, जो बोलता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और जो अपना d जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। इसके बेस पे तीन अपने पास में अलग अलग कंडीशन आ जाती है, इक्वल रूट्स, नॉट इक्वल रूट्स और नो रियल रूट्स वाली। वो तीनों कंडीशन अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा गया है अपन से, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको आपको पहले सॉल्व करना है, फिर चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन के फॉर्म में आ रही है कि नहीं आ रही है। हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स को मल्टीप्लाई किया 2x से तो हो जाता है 2x स्क्वायर। एक्स को मल्टीप्लाई कराया 1 से तो हो जाता है प्लस का x माइनस 3 जब मल्टीप्लाई होगा 2x से तो हो जाएगा माइनस का 6x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हो जाएगा माइनस का 3। x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 इज 5x। करते हैं सॉल्व इसको। प्लस का 5x इस तरफ आया तो माइनस का 5x एंड माइनस का 6 विल बी माइनस का 11 एंड प्लस का x मतलब माइनस का 10। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3। x स्क्वायर माइनस का है, इस तरफ आएगा x स्क्वायर पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो माइनस का x स्क्वायर। तो हो जाएगा अपना 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर रिवर्स सिर्फ x स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से आ रहा है। इस केस में जो हमारा a आ रहा है वो 1 के बराबर है, जो b है हमारा वो -10 के बराबर है और जो c है हमारा वो 3 के बराबर है। आसान सा टाइप था ये। यहाँ पे टाइप का पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बताया गया है, अगला जो क्वेश्चन है वो एक नया टाइप है। इसमें पूछा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन दिस। इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के आपको दो तरीके पता है, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए या फिर आप धराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए। इस केस में मिडिल टर्म स्प्लिट ज्यादा आसान रहेगा। हमें बोलते जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करना है आपको ए और सी वाले टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। मतलब ए एक्स स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करा के देखना है सी से, जो कि हो जाता है आपका ए एक्स स्क्वायर इंटू सी के बराबर। और आपको बी एक्स को ऐसे दो इक्वल पार्ट में तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लीकेशन आ जाए अपना ए एक्स स्क्वायर इंटू सी के बराबर एंड उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आ जाए वापिस से बी एक्स के बराबर। मतलब बेसिकली मिडिल टर्म को इस हिस्से में ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि वो इनके बराबर आ जाए, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। तो बात करें इधर प्रोडक्ट्स में, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इस केस में क्या हो गया, रूट एक्स स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर इंटू 5 रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई हो गया और बन गया 2 इंटू 5 इज 10 और एक्स स्क्वायर हो जाता है ये 10x स्क्वायर के बराबर। अब मिडिल टर्म है हमारी 7। अब 7x को कैसे तोड़े कि वो 10x स्क्वायर दे मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो आसान सा ही है कि 5x प्लस 2x। तो हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिए, एक 5x हो गया एक 2x हो गया। इनका मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है 10x स्क्वायर के बराबर। अब जो इस क्वेश्चन का जो मेन स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे लिख दीजिए बस स्टार्टिंग वाली टर्म और एंडिंग वाली टर्म साथ में और कॉमन ले लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन किया सिर्फ x को बाहर निकाल दीजिए, अंदर बच जाएगा रूट 2x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन किया रूट 2, तो रूट 2 को कॉमन निकाल दीजिए
तो यहाँ बच जाएगा हमारा √2x प्लस 5। इन दोनों को कॉमन लिया हमने और ये हो जाता है √2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएगी, देखते हैं इसको 0 से इक्वेट कराते। तो जब हमने इसको 0 से इक्वेट कराया तो √2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब √2x इज इक्वल टू -5। x की वैल्यू जो आ रही है -5 बाय √2 आ रही है, तो ये हो गया फर्स्ट रूट। ऑब्वियसली √2 जो है हम डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, तो √2 से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। √2 इंटू √2 माइनस का 5 √2 बाय 2। तो पहला रूट अपना ये निकल गया, पहला 0 जो है इसका ये निकल गया। सेकंड निकालते हैं, सेकंड में क्या हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू आ गई है -√2 के बराबर। तो क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द रूट्स, रूट फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ये दे रखी है अपन को, फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो सबसे पहले क्या करें, जब भी ऐसा आपका जो c है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाए, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, तो आप एलसीएम ले लीजिए पहले। तो ये क्या हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बाय 8 इज इक्वल टू 0। जब 0 8 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन बच जाएगी हमारा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है अपन को, वही करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा और हमें स्टार्टिंग वाली और एंडिंग वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके देखते कितना आता है, 16x² आता है, और हमारे पास में माइनस का 8x, इनका एडिशन वापस माइनस का 8x प्रोवाइड करना चाहिए और इनका मल्टीप्लिकेशन 16x² आना चाहिए। कैसे करेंगे इसको, -8 को दो हिस्सों में तोड़ा मैंने, -4x -4x, इन दोनों का एडिशन वापस माइनस का 8x दिलवा रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें वापस से प्रोवाइड कर रहा है 16x²। तो मतलब मिडल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है इसमें। अब कॉमन ले लीजिए इसमें चीजें, पहले दो चीजों में से कॉमन लिया आपने 4x, अंदर बचा 4x -1, पीछे बचा -1, कॉमन लेने से 4x -1, इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन लिया और हमारे पास बच गया है 4x -1 इंटू 4x -1। जो दो रूट्स निकलने वाले हैं वो ऐसे ही है, 4x -1 इज इक्वल टू 0, मतलब 4x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ रही है 1/4, दोबारा भी x की वैल्यू 1/4 ही आने वाली है। क्वेश्चन हुआ यहाँ पे समाप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो उस पे बोला गया है जॉन एंड जिवांटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है। तो बोल देते हैं अगर इसके पास में x है तो इसके पास में कितने हो गए, x -45 हो गए। आगे ये बोला जा रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5-5 मार्बल्स लॉस कर दिए, मतलब नया x क्या हो गया, x -5 और इधर भी -5 कर दीजिए आप, तो बचेगा अपना 5 -5, बेसिकली x -50 बच गया यहाँ पे हमारा। आगे ये बोला जा रहा है एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स इज 124। कहने का मतलब है x -5 इंटू x -50 इज इक्वल टू 124। इक्वेशन निकल गई है, सॉल्व कर लीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जॉन और जिवांती दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है इनके पास में। तो हम बोल देते हैं अगर जॉन के पास में x है तो जिवांती के पास में बचे हुए मार्बल्स होंगे, मतलब 45 माइनस x बचे। आगे ये बोला जा रहा है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स जो है वो लॉस कर दिए, लूज कर दिए। तो नया x हो गया हमारा x -5 और नया जिवांती के पास जितना हो गया वो हो गया 45 माइनस x -5 के बराबर। आगे ये बोला जा रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 के बराबर आ रहा है। तो इक्वेशन बनाते हैं इसकी, x -5 45 -5 विल बी 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है और रूट्स निकालने। तो सॉल्व करते हैं, x इंटू 40 विल बी 40x -5 इंटू 40 विल बी माइनस का 200, फिर x इंटू -x विल बी माइनस का x² एंड -5 इंटू x विल बी -x विल बी प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे है 40x, यहाँ पे है 5x, तो ये हो जाएगा 45x माइनस का 200 माइनस का 124 विल बी माइनस का 324, माइनस का 324, और बचा अपना माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर। -1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए जिससे आपकी जो a है वो पॉजिटिव आ जाए, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स निकाल लीजिए, इससे आपको पता लग जाएगा कितने मार्बल्स उनके पास में थे। अब मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं हम, माइनस का 45x को इस दो हिस्सों में ऐसा तोड़ना है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन जो आ जाए उसका 324 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाए और उनका एडिशन आ जाए माइनस का 45x के बराबर। तो तोड़ते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324। देखिए इनका एडिशन 45x के बराबर आ रहा है, वो भी नेगेटिव, और इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो अपना पॉजिटिव 324 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है। कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, कॉमन लिया x अपन ने और बचा हमारा x इंटू एक्स माइनस 36, यहाँ से हमने -9 कॉमन ले लिया और बचा हमारा यहाँ पे x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, कॉमन ले लीजिए इनको, तो ये हो जाता है अपना x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 0 से इक्वेट कराते हैं। x की वैल्यू एक बार तो 36 आ रही है एंड x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव 9 आ रही है, तो x की दो पॉसिबल कंडीशन मिल चुकी है हमें, और दोनों को पुट कर सकते हैं अपन और वैल्यूज निकाल सकते हैं कि जॉन के पास कितने थे और जीवांती के पास कितने थे। तो अगर जॉन के पास में 36 थे तो जीवांती के पास में हो गया अपना 45 माइनस 36 मतलब 9 हो गए, और दूसरे केस के हिसाब से अगर जॉन के पास में 9 थे तो जीवांती के पास में 36 हो गए। तो ये दो पॉसिबल कंडीशन थी इसकी, दोनों निकाल दिए हमने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री x नंबर ऑफ टॉयज बना रही है, तो हमने उसको x इमेजिन कर ही लिया है ऑलरेडी, और बोला गया है कि जितना उसका कॉस्ट है वो बेसिकली 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज है। तो हमने बोल दिया कि भाई जो कॉस्ट है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज है, और एक दिन उन्होंने 750 रुपीज कमाए। तो रुपीज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टॉयज इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू द टोटल नंबर, तो ये आ गया अपना 750 के बराबर। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, x इंटू 55 विल बी 55x एंड x इंटू माइनस का x विल बी माइनस का एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव 750 जब इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 750। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं हम, ये हो जाता है अपना माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कराया हमने और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट कराया, काम आसान हो जाएगा। माइनस के 55x को इस तरीके से तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन 750 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाए और उनका एडिशन वापस से माइनस का 55x के बराबर आए। तो तोड़ देते हैं, तो हो जाता है अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा 750 एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है और इनका जो एडिशन है वापस माइनस 55x के बराबर आ रहा है। कॉमन लेते हैं अब आगे वाले दो पार्ट और पीछे वाले दो पार्ट से, तो कॉमन लेते हैं अब आगे वाले दो पार्ट और पीछे वाले दो पार्ट से। आगे में सिर्फ x कॉमन है तो लिख दीजिए x, बचेगा अपना x माइनस 25। पीछे में से आप माइनस 30 को कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25। दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 के बराबर आ गया। तो x की जो दो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30 के बराबर। मतलब जो अपना नंबर ऑफ टॉयज हो सकता है वो 25 हो सकते हैं या फिर 30 हो सकते हैं। उसके हिसाब से अपन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं क्योंकि 55 भी तो माइनस करवाना है। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जब टॉयज 25 बने हैं, तो पुट किया हमने और हमारा आंसर आता है 30 के बराबर कि कॉस्ट हो जाएगी 30 जिस दिन 25 बने। इमेजिन करते हैं अगला वाला केस लेते हैं जब 30 बने, तो जिस दिन 30 बने हैं यहाँ पे 30 पुट किया अपना आगे 25, मतलब पर की कॉस्ट आ रही थी हमारे पास में 25 रुपी। क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगले टाइप पे चलते हैं। अगले टाइप में बताया गया है फाइंड द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ दोज स्क्वायर इज 625। तो अपन ने दो कंजुगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है जिनका जो स्क्वायर है वो 365 के बराबर है। तो बोल देते हैं कि अगर
एक नंबर 1 है, अगला वाला 2 है, 3 एंड सो ऑन है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का आया? 1 का आया, कंजुगेटिव है ना। तो अगर पहले वाले को अगर मैं x बोलता हूं तो अगला वाला हो जाएगा x+1। तो इन दोनों का जो स्क्वायर है वो और उनका जो सम है वो 365 के बराबर आ रहा है। तो लिख दीजिए इसको, x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365 खोलते हैं, ये हो जाता है हमारा x स्क्वायर, इसको खोलना स्टार्ट करते हैं, ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू 365 के बराबर। इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 2x के बराबर, 2x स्क्वायर के बराबर। ये हो जाएगा अपना प्लस का 2x, जब 365 वहां से इस तरफ आएगा तो नेगेटिव 365 प्लस 1 विल बी नेगेटिव 364। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेगेटिव 364। 2 से डिवाइड करा दीजिए पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन हो जाती है x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2, डिवीजन कराया 2 से अपन ने 364 का, तो बच जाएगा अपना 182 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब वापस से वही काम करना है, चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, चाहे तो आप धराचार्य फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दीजिए, अपने दोनों नंबर की वैल्यूज निकल जाएगी। बहुत आसान काम है, इसको आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री कोई आर्टिकल्स बनाती है एक दिन, उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 टाइम ज्यादा 2 गुना आर्टिकल के बराबर है, मतलब 2 into x + 3 के बराबर है। बोला गया है कि उस दिन उन्होंने ₹90 का प्रोडक्शन किया है, मतलब अपन को ये बात तो पता है कि ये कॉस्ट है अगर, और ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल बी द टोटल रुपी, दैट इज 90। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, क्या हो जाता है x into 2x जो कि हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 90 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का 90, तो लिख देते हैं माइनस का 90। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है -90 इंटू 2x स्क्वायर विल बी माइनस का 180 का x स्क्वायर। तो कैसे पॉसिबल है? इसको ऐसे हिस्सों में तोड़ना है, ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि उनका एडिशन 3x के बराबर आए और उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 180 x स्क्वायर के बराबर है। तो तोड़ सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ है, इन दोनों का आप एडिशन करें, 15x माइनस का 12x विल बी प्लस का 3x और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल बी 180। चलते आगे, इन दोनों में से अपन ने x कॉमन लिया, बचा 2x प्लस 15। इन दोनों में से अपन -6 कॉमन ले लेते और बचेगा 2x प्लस का 15। दोनों कॉमन लेते हैं 2x प्लस 5 को, और ये हो जाता है 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6। अपन ने कॉमन लिया 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 दोनों को, और 2x प्लस 15 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं और फिर अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, देखते क्या होता है। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 के बराबर, दूसरे केस में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। 2x इज इक्वल टू -15 हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है -15/2 के बराबर, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 6 के बराबर। ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बात, ये तो पॉसिबल है नहीं। चलते हैं उस पर, जब अपना इज इक्वल टू 6 आया था उसके हिसाब से अपन कॉस्ट भी निकाल लेते। कॉस्ट के लिए क्या आ रहा था, 2x प्लस 3 आ रहा था, वैल्यू पुट करते हैं 6 इंटू 2 विल बी 12 प्लस 3, मतलब 15 रुपी पर आर्टिकल पड़ रहा है हमारे, और 6 बनाए हमने इसलिए 90 हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बताया गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर। तो अपन को इसको कंप्यूटिंग द स्क्वायर के फॉर्म में करना है। कंप्यूटिंग द स्क्वायर के अंदर बेसिकली अपन को यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बनाना होता है, जो कि हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर, या फिर आपको बनाना पड़ता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, जो कि हो जाता है अपना a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इस केस में देखते हैं कि जो अपने सेंटर वाली वैल्यू वो कैसी है, माइनस की है, तो अपनी कंडीशन जो अप्लाई होगी वो ये वाली होगी। सबसे पहले क्या करें,
जो a है, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ में अपना एक कांस्टेंट आ रहा है, इसको हटाने का ट्राई करें। तो डिवाइड कर दो आप एक बार 2 से, तो डिवाइडिंग बाय 2, तो ये इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 इंटू एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के बराबर आ गया, माइनस का 2ab फॉर्म करना पड़ेगा सेंटर के अंदर, और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको उस तरफ भेज दीजिए आप। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x प्लस का 3/2, वहां जाके हो जाएगा माइनस का 3/2, और हमें फॉर्म कराना है माइनस का 2ab। हमारे पास में a ऑलरेडी पड़ा है तो इसको लिख देते एक्स स्क्वायर माइनस का, फिर हमें यहाँ पे चाहिए 2, अगर 2 चाहिए तो 2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में और 2 नीचे डिवीजन में अपन को डलवाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में और 2 नीचे डिवीजन में डलवा देते। जो पार्ट बचा वो बचा 7/2 के बराबर। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में हम इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करा के 4 बना देंगे। अब यहां से देखिए आपके पास में a स्क्वायर आ चुका है माइनस का 2ab, तो 2 यहाँ पे है, a यहाँ पे है, b की वैल्यू क्या आ रही है 7/4 आ रही है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए b स्क्वायर चाहिए। तो एक बार b स्क्वायर इधर ऐड करा दीजिए, एक बार b स्क्वायर उधर ऐड करा दीजिए। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू 7/4 प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर इस तरफ, एंड माइनस का 3/2 और प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर इस तरफ। चलते आगे और सॉल्व करते हैं इसको। चलते आगे अगले स्टेप में। अब इसको मैं पूरी तरीके से लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। हमारा a हो गया है x और हमारा b हो गया है 7/4, और इसका हो जाता है होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करिए इस तरफ, माइनस का 3/2 प्लस का 49/16। एलसीएम ले लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 डालो यहाँ पे, 16 इंटू 3 माइनस का 48 प्लस का 98/32, x माइनस 7/4/2 इज इक्वल टू 50/32। 50/32 बचता है। जब इसको सॉल्व करेंगे और हम अपने x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 25/16 के बराबर। इस तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए इसको अपन रूट में डाल देते हैं, तो हो जाता है x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25/16। x माइनस 7/4 विल बी 5/4 प्लस माइनस, तो x की दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 5/4 अपन पुट करेंगे जब, और ये हमें वैल्यूज दे देगा x की। तो एक बार हम प्लस का 5/4 पुट करते हैं, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस का 5/4। जब प्लस माइनस का 7/4 उधर गया तो हो जाता है प्लस का 7/4, और ये हो जाता है टोटल 12/4 के बराबर। बेसिकली आंसर आ जाता है 3 इसका, तो आंसर आ जाता है इसका 3। चलते हैं जब अपन x की वैल्यू जो है -5 से निकालते हैं, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस का 5/4 भेजते हैं उस तरफ, x इज इक्वल टू 5/4, और ये हो जाता है 7/4। सॉल्व किया तो बचा x इज इक्वल टू 2/4, x की वैल्यू हो जाती है 1/2। तो x की वैल्यू आई एक बार तो 3 और एक बार आई अपना प्लस का हाफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला टाइप है। बेसिकली यहाँ पे जो सेंटर में वैल्यूज देखिए आप, x जो है अकेला है और साथ के साथ पॉजिटिव है, तो इसमें जो फॉर्म लगेगा वो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म, जो कि हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। इसको अपन को इस कंडीशन में फॉर्म ऑफ करना है। यहाँ पे हमारे पास में a स्क्वायर तो है, बट एक्स्ट्रा क्या चीज है, 2 है। 2 से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करा दीजिए, तो हो जाता है ये एक्स स्क्वायर प्लस x/2/4/2 इज इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट टर्म है उसको उस तरफ भेज दीजिए और हो जाता है वो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4/2। अब क्या करना है, ये जो सेंटर वाली टर्म है इसको प्लस का 2ab का फॉर्म करवाना है। तो आप क्या करेंगे, 2 फॉर्म करवाना है, मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया इसको। साथ के साथ
अब जो वैल्यू बची हमारी वो ऐसी बची एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू 2 1/4 इज इक्वल टू 2 के बराबर। यहां से देखते हैं हम 2ab के फॉर्म में, तो हमारा a आ रहा है x के बराबर और b आ रहा है 1/4 के बराबर। तो इस तरफ और इस तरफ दोनों ही तरफ आप 1/4 का स्क्वायर करवा देंगे और उसको ऐड करवा देंगे बेसिकली, जिससे अपना b स्क्वायर का फॉर्म बन जाए। यहाँ पे करवाते हैं इस केस में, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। इस तरफ करते हैं सॉल्व। ये पूरी कंडीशन तो बन जाएगी अपना ये फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 16, 2 प्लस 1/16। तो ये हो जाता है x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2। चलो ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम लिया इसका हमने और ये हो जाता है 32 प्लस 1/16 के बराबर, 33/16 x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 33/16 के बराबर आ जाता है। ये स्क्वायर को हटा के इसको रूट में डलवा देते हैं हम, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट 33/4 प्लस माइनस, तो एक बार हम प्लस लेंगे एक बार हम माइनस लेंगे। जब प्लस लिया हमने रूट 33, तो ये हो जाता है 33/4 माइनस का 1/4, दैट विल बी रूट 33 माइनस 1/4। जब हम पॉजिटिव रूट 33/4 लेते, जब हमारा आंसर ये आ जाता है, और जब हम नेगेटिव रूट 33/4 लेते हैं तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाता है। तो दोनों ही रूट्स निकल चुके हैं इस क्वेश्चन से। तो चलते हैं हम अगले टाइप के ऊपर। अगले टाइप में पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड द वैल्यू। तो सबसे पहले तो आपको 3 कंडीशन पता होनी चाहिए, तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखवा दी है। अगर 2 डिफरेंट रूट्स है तो b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0। अगर 2 इक्वल रूट्स है तो b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इज इक्वल टू 0। एंड नो रियल रूट्स के केस हो जाएगा अपना जब b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी स्मॉलर देन 0। तो कंडीशन चेक करते हैं क्या होता है। पहले तो बात करते हैं d क्या होता है। d होता है अपना b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। वैल्यू पुट करते हैं, इस केस में हमारा b है -3, a है हमारा 2 के बराबर एंड c है हमारा 5 के बराबर। तो वैल्यूज पुट करो, -3 का स्क्वायर विल बी 9, 9 माइनस 4a, a है हमारा 2 के बराबर एंड c है हमारा 5 के बराबर। 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 इज 40, तो 9 माइनस 40 ऑब्वियसली ये हो जाएगा माइनस का 31 के बराबर। एंड हमें पता है माइनस का 31 जो है वो 0 से छोटा है, मतलब नो रियल रूट्स। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सेम चीज निकालनी है हमें पता है कि a हमारा 3 के बराबर है, b हमारा -4√3 के बराबर है और जो c है हमारा वो 4 के बराबर है। हमें पता है कि d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। वैल्यूज पुट करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और ये हो जाता है 16 इंटू 3 48 के बराबर आ जाता है ये। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 48 आ रहा है, माइनस का 4 इंटू a है हमारा 3 के बराबर और c है हमारा 4 के बराबर, 3 इंटू 4। तो d इज इक्वल टू 48 माइनस 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 4 12 इंटू 4। d की वैल्यू आ जाती है हमारी 8 एंड 48, मतलब 0 के बराबर आ रही है d की वैल्यू। तो मतलब बेसिकली इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स निकाल देते हैं, 2 इक्वल रूट्स निकाल लेते हैं हम। कंडीशन हमारी 2 इक्वल रूट्स की आ गई है, निकाल लेते हैं 2 इक्वल रूट। धराचार्य फॉर्मूला अगर आपको याद है तो पुट करिए, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के बराबर। b की वैल्यू है हमारी -4√3, a की वैल्यू है हमारी 3 एंड c की वैल्यू है आपकी 4 के बराबर। पुट करते हैं माइनस बी विल बी 4√3, तो लिख दीजिए 4√3 प्लस माइनस हमारा d जो है वो 0 के बराबर आ गया, मतलब अंदर वाला पूरा चीज 0 बाय 2a और a है हमारा 3 के बराबर। तो वैल्यू जाती है 4√3
बाय 2 इंटू 3 दैट गिव अस 6। ये हो जाता है 2 बाय 3। तो हमारे जो दो रूट्स आ जाते हैं, इक्वल रूट जो है वो है 2√3 बाय 3 के बराबर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमिलर ही है, क्या बोला गया है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3, कैसा नेचर है इसका पहले वो फाइंड आउट करते हैं हम। यहाँ से वैल्यूज देख लेते हैं, a हमारा 2 के बराबर, b हमारा -6 के बराबर और c हमारा 3 के बराबर। d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d होता है हमारा b² माइनस 4ac के बराबर। वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू है हमारी -6 मतलब 36 माइनस का 4ac, a हमारा 2, c हमारा 3, तो d की वैल्यू आ रही है 12। ऑब्वियसली इट्स ग्रेटर देन 2, मतलब दो डिफरेंट रूट्स है इसके। वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, वही फॉर्मूला धाराचार्य, प्लस माइनस b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। करिए फॉर्मूला पुट, -b मतलब -6 पुट किया तो हो गया +6, प्लस माइनस b² मतलब माइनस प्लस b² माइनस 4ac विल बी 12, जो कि हमने निकाल दिया है, बाय 2a। 2 इंटू a विल बी 2 इंटू 2 दैट गिव अस 4। अब रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, 6 इंटू 2 12 बाय 4। इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो ये हो जाता है प्लस माइनस 2√3 बाय 4। 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बाय 4। तो हमारे जो दो रूट्स आ गए वो है 3 प्लस √3 बाय 2, दूसरा है हमारा 3 माइनस √3 बाय 2 के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है सेम काम, बस इसमें अपन को वैल्यू निकालनी है k की, और क्या दे रखा है कि इक्वल रूट से ये बता दिया गया, मतलब हमारा जो d है वो 0 के बराबर है, ये हमें पता है। ये कंडीशन अप्लाई करके अपन को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसमें, सबसे पहले तो देखिए इसमें b क्या है, तो b इज इक्वल टू k, a हमारा है 2 के बराबर एंड c हमारा है 3 के बराबर। तो d इज इक्वल टू b² मतलब k का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 इंटू a इज इक्वल टू 2 इंटू c इज इक्वल टू 3, और ये पूरी जो इक्वेशन है वो 0 से बराबर हो जाती है, इक्वेट। सॉल्व करते हैं इसको, तो k² विल बी इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 3, रूट में डाल देते हैं इसको, k इज इक्वल टू हो जाता है √4 इंटू 2 इंटू 3, k इज इक्वल टू 4 को बाहर निकाल दिया, बचा 2 और अंडर रूट में बचा 6, तो k की वैल्यू आ गई है 2√6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी सेम काम करना है, पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये हो जाता है kx² माइनस का 2kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू आ रही है यहाँ से -2k, a की वैल्यू आ रही है यहाँ से k के बराबर, और c की वैल्यू जो आ रही है हमारी यहाँ से 6 आ रही है, और हमें कंडीशन पता है कि जो d है हमारा 0 के बराबर है। तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू हो जाती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का स्क्वायर करना है मतलब -2k का स्क्वायर करना है, जो कि हो जाएगा 4k² के बराबर, फिर -4 इंटू a है हमारा k के बराबर एंड c है हमारा 6 के बराबर इज इक्वल टू 0। एक तरफ भेज दीजिए, इसको काम आसान हो जाएगा, 4k² इज इक्वल टू 4 इंटू k इंटू 6, 4 से 4 हटा दीजिए, k से k हटा दीजिए, k की वैल्यू जो है हमारी 6 के बराबर आ रही है। ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया, यहाँ पे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया, सारे टाइप मैंने करा दिए। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे जाने से पहले जो टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए। साइन ए देखते हैं, 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे हाफ होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है, और 90 डिग्री पे 1 होता है। ये बेसिक है इसका, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ऐसे ही कॉस के लिए, टेन के लिए, कोसेक के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए, काम तो बेसिकली ये तीनों ही आते हैं। बस चलते हैं अगले पे और बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनेंगे कि आपको हाइट और डिस्टेंस की बीच में रिलेशन बताना पड़ेगा, जो कि एक एंगल से बेस्ड होगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि एक काइट एक हाइट पे फ्लाइट कर रही है जो कि 60 मीटर्स अबव है ग्राउंड के, उसके साथ में एक स्ट्रिंग अटैच्ड है
ग्राउंड से, और वो इंक्लाइन कर रही है 60 डिग्री पे। मतलब यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग और ये अपनी काइट। यहाँ पे जो एंगल क्रिएट कर रही है ये बेस से, वो है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो, कोई गैप नहीं है स्ट्रिंग में, कुछ मुड़ावा नहीं है, कुछ गांठें नहीं है बेसिकली। तो क्या है कि जो हाइट है वो 60 है। हाइट जो है वो 60 मीटर्स है। आपको एंगल दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है ये वाला पार्ट, मतलब हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। आपके पास में परपेंडिकुलर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या लगा सकते हो आप? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले और सोना, चांदी, तोले। ये हो जाते हैं अपने फॉर्मूलाज के हिसाब से देखते हैं हम कि अगर हम साइन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ रहा है इसमें, तो काम हमारे लिए आसान रहने वाला है। तो यहाँ बोल देते हैं हम साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि हमारा 60 मीटर्स के बराबर है, बाय हाइपोटेनस, जो कि हमारे लिए अननोन है। फॉर्मूले के हिसाब से देखिए साइन 60 कितना होता है, √3/2 के बराबर होता है। साइन 60 की वैल्यू आप √3/2 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे √3/2 इज इक्वल टू 60। तो हाइट बेसिकली क्या हो गई है, h वहां गया, बाकी सब चीजें इस तरफ आ जाएगी। तो h इज इक्वल टू 60/√3 इंटू 2 के बराबर। तो h आ गया है आपका 120/√3 के बराबर। आपने √3 से √3 को मल्टीप्लाई कराया ऊपर नीचे, √3 इंटू √3, और बन गया है आपका 120 इंटू √3/3, 120 इंटू √3/3, 3 4 जा 12, और ये आंसर आ जाता है आपके पास में 40√3। तो बेसिकली जो लेंथ है वो है 40√3 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे समाप्त हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल लड़का, तो बना लीजिए पहले तो 1.5 मीटर टॉल लड़का। तो आपने बोल दिया कि ये जो लाइन है वो एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, वो एक डिस्टेंस पे खड़े होके 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहा है। मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग होगी जो कि 30 मीटर टॉल होगी, तो यहाँ पे खड़े होके वो एक 30 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग को देख रहा है। तो ये टोटल हो गया आपका 30 के बराबर, 30 मीटर के बराबर। बात करते हैं आगे। बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। अब ऐसा पॉसिबिलिटी कब है, आपका एंगल कब बढ़ता है? जब आपकी गर्दन ऊपर आ रही थी। आपकी गर्दन जो है वो बेसिकली ऊपर आ रही है, ये अपना नॉर्मल हो गया। इसके ऊपर जो एंगल बढ़ेगा उस वजह से इंक्रीज होता है। ऐसा कब हो रहा है कि अगर ये बिल्डिंग है, इसके जब मैं पास में जाऊंगा, जब मेरी गर्दन ऊपर होगी बेसिकली, तो यहाँ पे जो एंगल था इसका वो 30 था। थोड़ा सा वो आगे बढ़ा, और जब वो वापस से उसी 30 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग को देखता है, तो वो अब एंगल क्रिएट करवा रहा है 60 ना, आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब जहां पे वो पहले था और जहां पे वो अब है, इन डिस्टेंस कितना उसने कवर अप किया, वो फाइंड आउट करना है। बड़ा आसान सा काम है। पहले तो ट्राइंगल्स देख लेते हैं कौन कौन से यूज करने हैं। ये पूरा ट्राइंगल यूज करना है। नीचे इसकी जो हाइट है वो बिल्डिंग के हाइट से हम हटवा देते हैं, जिससे हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए और सिर्फ ट्राइंगल्स का इस्तेमाल हो। जो ये नीचे अपना रेक्टेंगुलर पार्ट बन रहा है, इसकी हमें वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करिए, 30 माइनस 1.5 कराया हमने बेसिकली, कितना हो जाएगा ये अपना 28.5 के बराबर। तो ये बचा हुआ जो है बिल्डिंग वो हो जाता है 28.5 के बराबर। बाकी चीजों को रफ कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 28.5 के बराबर। अब बात करते हैं, इसमें दो ट्राइंगल्स का इस्तेमाल हो रहा है। एक है अपना ट्राइंगल ACD और दूसरा है ट्राइंगल BCD। जब बात करते हैं अपन इस एंगल के बारे में, तो क्या बोलते हैं अपन कि ये जो एंगल है, ये पूरे ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। मतलब ट्राइंगल ADC या फिर ACD के बारे में बात हो रही है। इसमें अपन लगा सकते हैं, हमें चाहिए इसका बेस बेसिकली। तो बेस चाहिए, परपेंडिकुलर आपके पास ऑलरेडी है। ऐसा कब होता है, tan थीटा के केस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। तो हम बोलते हैं इस ट्राइंगल के अंदर हम tan 30 को इस्तेमाल करते हुए फॉर्मूला लगा रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा है 28.5 के बराबर,
हम पुट करते हैं यहाँ पे 28.5। तो जो हमारा एडी है वो है अननोन, परपेंडिकुलर हमारा 28.5 है, हमने पुट कर दिया। जो बेस है हमारा वो एडी के बराबर है, जो अननोन वैल्यू है हमारी वो हमने पुट कर दिया। 1030 हो जाता है अपना 1/√3 के बराबर, तो आप पुट कर दीजिए 1/√3 के बराबर इसको, इज इक्वल टू क्या हो गया है 28.5 बाय एडी। तो एडी की वैल्यू क्या नजर आ रही है हमें, एडी इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 28.5 इंटू √3 के बराबर। बात करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल की, जो कि अपना CBD बोल सकते हो आप, या फिर BCD बोल सकते हो। यहाँ पे अपना लग जाएगा 1060। 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इधर 28.5 के बराबर है, आपने पुट किया 28.5 यहाँ पे। बेस जो है आपका अननोन है वो BD के बराबर ही है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप BD। बात करें 1060 की, 1060 हो जाता है √3 के बराबर। 1060 की वैल्यू आपने √3 पुट कर दी यहाँ पे, तो 28.5 बाय BD। तो BD की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 28.5 बाय √3। अब हमें निकालना था AB। क्या निकालना था AB। AB कैसे निकल सकता है, AB ऐसे निकल सकता है कि अपन बोले कि AD माइनस BD इज इक्वल टू व्हाट AB ना। अब AD निकाल चुके हैं हम, AD कितना आ रहा है 28.5 इंटू √3 आ रहा है, यहाँ पे पुट कर दीजिए आप 28.5 इंटू √3। BD की बात करें हम तो BD है अपना 28.5 बाय √3 के बराबर, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 28.5 बाय √3 इज इक्वल टू AB। जब इसको सॉल्व करेंगे हम और वैल्यूज निकालेंगे इसकी, तो आंसर आ जाएगा। देखो LCM क्या होने वाला है, √3 होने वाला है, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 28.5 इंटू 3, तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 बाय √3 इज इक्वल टू AB। आप 28.5 को कॉमन ले लीजिए, जब 28.5 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारी वैल्यू बचती है 3 - 1 बाय √3। तो बेसिकली 28.5 इंटू 2 बाय √3 हमारा आंसर आ रहा है, और ये AB के बराबर है। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कर लेते हैं। तो 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराया हमने, तो हो जाता है 10, 16, 17 एंड 4 और 5, इतना आ जाता है 57 बाय √3 के बराबर आ गया। रैशनलाइज कराना पड़ेगा AB की वैल्यू निकालने के लिए, करा दीजिए रैशनलाइज इसको आप। तो क्या करेंगे आप 57 बाय √3 इंटू √3 बाय √3, क्या आ जाएगा 57 बाय 3 इंटू √3 के बराबर। ये आपका आंसर आ गया जितना आपने AB में मूव किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि एक पॉइंट पे खड़े होके आप एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हो, बॉटम और उसके टॉप का, किसका, ट्रांसमिशन टावर का, जो एक बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है, और वो जो आ रहा है वो 45 और 60 आ रहा है। तो बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी बिल्डिंग के ऊपर अपना एक ट्रांसमिशन टावर बनाया हुआ है। इसका टॉप और बॉटम को मैं एक पोजीशन से देख रहा हूँ, और वो पोजीशन से देखने से मेरा इसका बॉटम का आ जाता है 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और टॉप का आ जाता है यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री। जो बिल्डिंग की हाइट है वो 20 दे रखी है अपन को, तो यहाँ पे हो गई है वो 20 के बराबर। वापस से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, अपन को ये फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये हमारा अननोन है, इसको आप x ले लीजिए। दोनों ट्राइंगल का यूज करते हुए आप सॉल्व कर लीजिए। A पॉइंट बोल दीजिए इसको, B बोल दीजिए इसको, C इसको और D इसको। वैल्यूज डालते हैं और सॉल्व करते हैं। बात करते हैं 1045 की। 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपना पता है अपन को, एंगल के एकदम सामने वाला कितना दे रखा है, ये जो वैल्यू है वो 20 मीटर्स दे रखी है ऑलरेडी, तो अपन ने यहाँ पे 20 मीटर्स पुट कर दिया परपेंडिकुलर की जगह। बेस जो है हमारा वो अननोन है और वो BC के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए BC। 1045 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो बेसिकली 20 बाय BC इज इक्वल टू 1 हो चुका है, मतलब BC की वैल्यू जो निकल गई है वो 20 निकल चुकी है। यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करी, रफ करो इसको, और बात करते हैं अब 1060 बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। तो बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं और बोलते हैं 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है अपना x + 20 के बराबर, x + 20 के बराबर, और जो बेस है हमारा वो है BC के बराबर। वैल्यू कर दो BC यहाँ पे पुट। BC की जो रियल वैल्यू है वो 20 है, तो अगले स्टेप में हम यहाँ पे 20 पुट कर देंगे। बात करें
1060 की, 1060 होता है √3 के बराबर, तो वो हो जाएगा √3 के बराबर। तो क्वेश्चन बन जाएगा अपना √3 इज इक्वल टू x प्लस 20 बाय 20। 20 उधर गया तो हो जाता है 20 इंटू √3 इज इक्वल टू x प्लस 20। भेज देते हैं इस तरफ इसको, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 20 √3 माइनस 20। 20 कॉमन ले लीजिए आप, बचेगा √3 माइनस 1। तो जो x की वैल्यू है, तो x क्या है बेसिकली हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, वो निकल चुका है यहाँ से, जो कि आ रहा है 20 इंटू √3 माइनस 1 के बराबर। बिना टाइम वेस्ट किए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्टैचू जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड कर रहा है एक पेडिस्टल पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। तो क्या करते हैं भाई, बोल देते हैं कि ये हमारा वही है पोजीशन, इसके ऊपर स्टैचू खड़ा है। स्टैचू बना लीजिए आप, स्टैचू यहाँ पे आ गया अपना। एक पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पे, एक पॉइंट ले लिया मैंने ग्राउंड पे। अब पॉइंट ऑफ द ग्राउंड से आप एक पोजीशन यहाँ पे देख रहे हो और आप दूसरी पोजीशन यहाँ पे देख रहे हो। इसको पूरे को एज्यूम करना है कि ये एक लाइन साइज ही है, मतलब एक स्मॉल सी लाइन बना सकते हो आप इसकी जगह, मतलब कुछ ऐसी लाइन बना सकते हो आप। बात कर रहे हैं आगे क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। मतलब ये पूरा बड़ा वाला जो एंगल है, बड़ा वाला जो एंगल है वो 60 के बराबर है, और जो इसके बॉटम पे देख रहा है बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द पेडिस्टल बोल दिया आप, या फिर स्टैचू के बॉटम बोल दीजिए, बात एक ही है। कितना है 45 डिग्री दे रखा है, तो अपन ने इसको बोल दिया 45 डिग्री। स्टैचू की हाइट दे रखी है इन्होंने 1.6 के बराबर, तो स्टैचू जो हो गया हमारा 1.6 के बराबर हो गया। फाइंड करना है अपन को हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब बेसिकली ये जो है इसको आप x बोल दीजिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम हो जाता है A, B और C। छोटे वाले का नाम दे दीजिए आप B, C, D के बराबर। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं एंगल 45 की, तो हम बोलते हैं tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इधर परपेंडिकुलर क्या है, एंगल 45 के सामने वाली वैल्यू क्या है, अननोन है, तो आप इसको बोल दीजिए x के बराबर है, तो आपने x पुट कर दिया। b जो है वो भी अननोन है, वो किसके बराबर है, bc के बराबर है, तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे bc। सॉल्व करते हैं इसको, tan 45 इज इक्वल टू 1, तो bc जो हो गया है वो बेसिकली x के बराबर आ गया है। मतलब जितना हाइट ऑफ पेडिस्टल है उतनी ही दूरी पे वो लड़का खड़े होकर देख रहा है कि भाई स्टैचू और पेडिस्टल के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन को चेक कर रहा है वो। चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, मतलब tan 60 को अप्लाई करते हैं। tan 60 वापस से क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर हो जाता है। इस केस में परपेंडिकुलर ये पूरी वैल्यू है, मतलब A से C तक। अब AC बेसिकली क्या है, AD प्लस DC है, मतलब 1.6 प्लस x है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर की जगह आप 1.6 प्लस x लिख दीजिए। और जो बेस है, बेस तो BC ही है, वापस से BC की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, x निकाली है, तो आप यहाँ पे x पुट कर दीजिए। हमें पता है tan 60 जो होता है वो √3 के बराबर होता है, तो tan 60 की जगह मैंने √3 पुट किया। 1.6 प्लस x बाय x, x वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स के बराबर हो गया, तो आपने पुट किया √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स के बराबर। तो ये हो गया हमारा √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6। एक्स कॉमन ले लीजिए आप, क्या बचेगा √3 माइनस 1, y 1.6, x की वैल्यू आ जाती है 1.6 बाय √3 माइनस 1। जैसा कि अपन को पता है आंसर्स को आप डिनोमिनेटर्स में रूट में नहीं छोड़ सकते हो, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे पॉसिबिलिटी है, इसके अपोजिट साइन वाली चीज से आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दीजिए, मतलब ऊपर नीचे आपको √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड कराना पड़ेगा। बेस में देखिए आप, बेस में क्या हो रहा है, इसको अगर आप a बोलते हो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, माइनस का साइन लगा, 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, मतलब 3 माइनस 1 2 के बराबर हो गया। तो ये हो जाता है अपना x की वैल्यू इज इक्वल टू 1.6 बाय 2 इंटू √3 प्लस 1, 0.8 हो गया। ये x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अब किसी का मन है √3 की वैल्यू पुट करने का तो पुट कर देना, √3 को सॉल्व कर लेना, आंसर पॉइंट्स के अंदर आंसर वैसे भी आ जाएगा। तो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब बेसिकली यहाँ पे आप बिल्डिंग बना दीजिए, यहाँ पे आप टावर को बना दीजिए।
बोला जा रहा है कि फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो है वो कुछ 30 डिग्री बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो आपने बोल दिया कि यहां से जो एंगल आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है उसके बाद में कि फुट ऑफ द बिल्डिंग से जब टॉप ऑफ द टावर को देखा जा रहा है तो एंगल 60 बन रहा है। तो बोल दीजिए ये हो गया हमारा एंगल 60 के बराबर। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर टावर जो है वो 50 मीटर हाई है तो अपन को बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो टावर को बोल दीजिए आप कि वो 50 मीटर हाई है, शो कर दीजिए इसको 50 मीटर्स के बराबर। अननोन क्या हो गया इसके अंदर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसको आप x बोल दीजिए। अब यहाँ पे दो अलग अलग ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक ट्राइंगल का नाम दे दीजिए आप ए बी सी के बराबर, दूसरा ट्राइंगल आपका जो हो गया है वो हो गया डी बी सी के बराबर, डी बी और सी के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले tan 60 वाला ट्राइंगल देखते हैं अपन, मतलब एंगल 60 वाला ट्राइंगल को देखते हैं, मतलब ट्राइंगल ए बी सी को देखते हैं अपन। देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। परपेंडिकुलर कितने के बराबर आ गया, 50 मीटर्स के बराबर आ गया। आपने यहाँ पे 50 मीटर्स पुट कर दिया है। बेस जो है आपका अननोन है तो आपने उधर BC पुट कर दिया है। बात करें tan 60 के बारे में, tan 60 हो जाता है √3 के बराबर। आप यहाँ पे √3 पुट कर दीजिए। BC की वैल्यू क्या आती है नजर आपको यहाँ से, BC इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 50 बाय √3 के बराबर, 50 बाय √3 के बराबर। तो BC आ रहा है अपना 50 बाय √3 के बराबर। चलते हैं आप आगे, BC की वैल्यू पुट कर देते हैं 50 बाय √3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं DC निकालना है हमें। तो ट्राइंगल अपना BDC वाला काम आने वाला है, मतलब tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है अपना DC के बराबर, एंड बेस वापस से अपना BC के बराबर आ जाता है। tan 30 इज इक्वल टू 1 बाय √3। आप पुट कर देते हैं 1 बाय √3। DC तो अननोन है, x पुट कर देना यहाँ पे अगले स्टेप में, और BC की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 50 √3 के बराबर। इसको ऐसे कि ऐसे आपने पुट कर दिया 50 बाय √3 के बराबर। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, 1 बाय √3 ऐसे ही रहने देते, 50 बाय √3 यहाँ पे डिवीजन में है तो वहां जाके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो हो जाता है अपना 1 बाय √3 इंटू 50 बाय √3 इज इक्वल टू DC। तो ये हो गया आपका DC इज इक्वल टू 50 बाय 3 के बराबर। DC हो गया अपना 50 बाय 3 के बराबर। सॉल्व करने के बाद में पॉइंट्स के अंदर जो आंसर आता है वो DC की रियल वैल्यू है, मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में बोला गया है कि दो इक्वल पोल्स जो है वो अपोजिट साइड में स्टैंड कर रहे हैं, उनके बीच में जो दूरी है वो 80 मीटर वाइड की है। पहले इतने पार्ट को एनालाइज करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखते हैं कि भाई दो इक्वल साइज के पोल है, तो अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी x रहने वाली है, और ये 80 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। तो हमने नाम दे दिया इधर से इधर तक 80 मीटर्स। आगे क्या बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। मतलब एक रोड पे कोई भी पॉइंट पे खड़े होके एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं। इस पॉइंट पे खड़े हैं अपन, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60 इस तरफ का, और उस तरफ का आ रहा है 30। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नाम दे देते हैं इसका AOB दे दीजिए इधर नाम, इधर जाता है OCD। दोनों ट्राइंगल का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। बोल देते हैं कि इधर वाले पार्ट को बोल देते हैं x बोल दिया, इधर x बोल दिया। तो सबसे पहले लगाते हैं अपन tan 60 के बराबर। tan 60 क्या हो जाएगा अपना, बेसिकली परपेंडिकुलर जो कि x के बराबर है अपॉन बेस। तो बेस को अगर आपने इसको बोल दिया है x, या फिर BO ही बोल लेते, तो आपने बोल दिया इसको BO के बराबर है ये। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 के बराबर। तो BO आ जाता है अपना x बाय √3 के बराबर। अगर ये वाला पार्ट BO है तो इधर वाला हो गया 80 माइनस BO। कितना हो गया, 80 माइनस BO। इधर वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, tan 30 लगाते, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि x के बराबर है अपॉन बेस। बेस क्या हो जाएगा, अगर इतना वाला पार्ट BO है तो बाकी बचा हुआ 80 माइनस BO हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 80 माइनस BO।
1030 की बात करें, 1030 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/√3 के बराबर। 1/√3 पुट कर दीजिए आप इधर। x हमारा अननोन, bo की वैल्यू क्या आती है हमारी, x/√3 आती है, तो आपने लिख दिया इधर 80 माइनस x/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, हो जाता है अपना 80 माइनस x/√3 इज इक्वल टू x इंटू √3 के बराबर। एक तरफ वैल्यूज को ले लीजिए, यहाँ से अपन वैल्यूज की जो अननोन वैल्यूज है उनको एक तरफ ले लेते हैं, तो हो जाता है 80 इज इक्वल टू x√3 प्लस x/√3। सॉल्व कर लेते हैं इसको एलसीएम लेके। √3 इंटू √3 विल बी 3, तो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x/√3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4x, 80 इज इक्वल टू 4x/√3, 4 2 जा, तो √3 वहां पे मल्टीप्लाई हुआ तो 20, √3 इज इक्वल टू x। तो पोल्स की हाइट आ गई है 20 √3 मीटर्स के बराबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। क्या बोला गया है, एक टीवी टावर स्टैंड कर रहा है वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, अपने बैंक ऑफ द कैनाल के ऊपर वो लाई कर रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब सब कुछ जो है इस फिगर में इन्होंने बता दिया है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब हमें बीसी को फाइंड आउट करना है एक तो, और दूसरा हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, मतलब एबी को फाइंड आउट करना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल का इस्तेमाल हुआ है, वापस से वही चलने वाला है। तो देखो पहले बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, मतलब ए डी बी की बात करते हैं और बोलते हैं tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि AB के बराबर है अपॉन बेस। बेस क्या हो जाता है अपना 20 प्लस CB, तो लिख दीजिए यहाँ पे 20 प्लस CB के बराबर। tan 30 की बात करें तो √3 के बराबर होता है, ये 1/√3 के बराबर होता है। पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ये हो जाता है 20 प्लस CB इज इक्वल टू AB इंटू √3। यहां तक करके इसको छोड़ दीजिए और अगली वाली ट्राइंगल की बात करना स्टार्ट करते हैं। अगले वाले ट्राइंगल में क्या दे रखा है, tan 60 वैल्यू पुट कर देंगे। tan 60 क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर हो जाता है। परपेंडिकुलर अपना AB के बराबर है और बेस अपना CB के बराबर है। tan 60 की वैल्यू √3, मतलब CB इंटू √3 इज इक्वल टू AB। तो AB की ये जो वैल्यू है मैं उस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो AB की वैल्यू क्या आ रही है, CB √3 आ रही है, यहाँ पे पुट कर देते हैं 20 प्लस CB इज इक्वल टू AB की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, हम इसमें पुट करते हैं, तो CB √3 इंटू √3 विल बी 3CB, विल बी 3CB। जब ये CB इधर आएगा तो माइनस का CB हो जाएगा और हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 3CB माइनस CB जो कि हो जाता है 2CB के बराबर। यहाँ पे लिख देते हैं 2CB के बराबर। 2 से 2 गया, ये बचा 10 के बराबर, तो CB की वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है 10 मीटर्स, मतलब विड्थ निकल गई है। अब ये निकालना है, बड़ा आसान है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ के अंदर, वापस से CB की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, तो AB क्या आ गया, AB इज इक्वल टू आ गया है 10√3 मीटर्स के बराबर, मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग में निकल चुकी है। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर की बड़ी बिल्डिंग के टॉप से, तो बोल देते हैं ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल टावर, तो अपन बोलते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है यहाँ से वो हो रहा है 60 के बराबर। कितना हो रहा है, 60 के बराबर, यहाँ से मैंने बोल दिया 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब इसके फुट पे जब हम देखते हैं तो वो होता है अपना 45 के बराबर, एंगल 45 के बराबर। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अगर इतना पार्ट 7 मीटर्स है तो इसका भी इतना पार्ट तो 7 मीटर्स हो गया। बात करें अननोन, ये वाला पार्ट बचा, निकाल लेते हैं। जो भी आंसर आएगा उसमें अपन x + 7m ऐड कर देंगे। चलो tan 60 लगाते हैं पहले। tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हमने x बोल दिया, और ये जो दूरी है इनको हम y बोल देते। क्या बोल देते, y बोल देते। तो ये हो गया हमारा y के बराबर। tan 60 हो जाता है √3 के बराबर, √3 इंटू y इज इक्वल टू x आ जाता है। अब अगली वाली ट्राइंगल से हम y जो अननोन है वो निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं। बेसिकली ये कैसा दिख रहा है ट्राइंगल, कुछ ऐसा ट्राइंगल है ये। यहाँ पे 45 है हमारा और इसके एकदम सामने है 7 मीटर्स
और हमें फाइंड आउट करना है इसका ये वाला पार्ट। बड़ा आसान सा ही है, इसका भी बेस ही निकालना है। तो देखते हैं 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि 7 के बराबर है, और बेस जिसको हमने y बोल दिया है, क्या बोल दिया है, y बोल दिया है, तो y के बराबर है। यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी 1 1 इंटू y इज y की वैल्यू आ गई है 7 के बराबर, तो यहाँ पे पुट कर देते 7, तो x की वैल्यू आ गई है 7√3, x आ गया हमारा 7√3। अब टोटल क्या है हाइट ऑफ केबल टावर, इन दोनों का एडिशन, तो 7√3 प्लस 7, तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ द टावर। हाइट हो जाती है 7√3 प्लस 7, मतलब 7 कॉमन लेने के बाद में √3 प्लस 1 मीटर्स के बराबर हमारी हाइट ऑफ द टेबल टावर आ चुकी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑब्जर्वर जो लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है, और वो लाइट हाउस जो है 75 मीटर हाई है, वो देख रहा है एक शिप को। तो जब उसने देखना स्टार्ट किया, तो अपना ये नॉर्मल ये अपन नीचे देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो दूर की तरफ देख रहा है वो शिप को, तो 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। शिप थोड़ी आगे आ जाती है, मतलब मुझे थोड़ा और नीचे देखना पड़ेगा, जब वो एंगल 45 क्रिएट कर रहा है। अब ये पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दो शिप्स जो आपने देखी है, एक जो शिप थोड़ी दूर है वो 30 पे है, थोड़ी आगे वाली शिप जो है 45 पे है, उनके बीच की आपको दूरी निकालनी है। तो पहले बना देते हैं, ये हमारा लाइट हाउस इमेजिन करते हैं हम। ये लाइट हाउस हमने इमेजिन किया, यहाँ पे हम खड़े, हमारा नॉर्मल ऐसा कुछ बन रहा है। यहाँ से जब आप पहली शिप को देखते हो तो आप एंगल बना रहे हो 30 डिग्री के बराबर, जब आप दूसरी शिप को देखते हो तो आप एंगल बना रहे हो 45 डिग्री के बराबर। इन लाइंस को आप मिला दीजिए, तो एंगल 30 यहाँ आ जाएगा एंड एंगल 45 बड़ा वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको हाइट पता है, टोटल हाइट जो है वो 75 मीटर हाइट है उसकी। फाइंड आउट करना है बेसिकली ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। वैल्यूज पुट कर दीजिए A, B, C एंड D। आपको निकालना है CD, जो वैल्यू निकालनी है आपको वो निकालनी है CD की। करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल ABD, जो कि हो जाता है अपना 10 30 डिग्री इस्तेमाल करते हैं। परपेंडिकुलर हमारा 75 के बराबर, एंड बेस क्या हो गया BC प्लस CB, BC प्लस CD बोल दीजिए आप, या फिर डायरेक्टली आप BD बोल दीजिए, पर अपन इसको खोल के लिख देते हैं BC प्लस CD। जैसा कि हमें पता है 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो BC प्लस CD जो है हमारा वो आ गया है 75√3 के बराबर। चलते अगले वाले ट्रायंगल की तरफ और बात करते हैं 45 डिग्री वाले ट्रायंगल, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। तो ABC के केस में देखते हैं हम 10 45 लगाएंगे वापस से, 10 45 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाता है हमारा 75 के बराबर वापस से, और जो बेस हो जाता है अपना BC के बराबर हो जाता है, लिख दीजिए BC। 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो BC क्या आ जाता है अपना 75 के बराबर आ जाता है। BC की वैल्यू पुट कर दी आपने इसमें, ये हो जाता है 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75√3। CD की वैल्यू कितनी आ रही है 75√3 माइनस 75, मतलब CD आ गई है अपना 75 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 के बराबर, और ये भी मीटर्स में। तो हमने निकाल दी दूरी दोनों शिप के बीच की। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एक 1.2 मीटर हाइट की लड़की बलून को देख रही है, बलून जो उड़ रहा है, पहले बलून यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे चला गया, और जो हाइट है बेसिकली उसकी 88.7 मीटर्स है, इंक्लूडिंग द हाइट ऑफ द गर्ल ऑल्सो। तो जब आपको यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है गर्ल की हाइट हटाने के बाद में, तो माइनस कर दीजिए 88.2 माइनस 1.2 कर देते हैं, तो ये हो जाता है 87 के बराबर, 87 मीटर्स के बराबर आ जाता है यहाँ से यहाँ तक की हाइट। आगे ये बोला जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो उसने दूरी क्रॉस करी, जो दूरी उसने मतलब वो दूरी जिस बलून जो मूव किया है वो दूरी आपको निकालनी है, मतलब बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालनी है आपको। ठीक है, तो इसको x बोल देते हैं हम, ये भी x हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। नॉर्मल इसका नाम दे देते हैं, तो ये हो जाता है पॉइंट A, इसको बोल दीजिए पॉइंट B, इसको बोल दीजिए पॉइंट C, ये हो जाता है अपना पॉइंट D, और ये हो जाता है पॉइंट E। तो बेसिकली आपको CE निकालना है। क्या निकालना है? CE निकालना है। दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें अगर अपन, तो उसमें अपन को 10 30 लगाते हैं एक बार अपन। 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि 87 के बराबर आ रहा है, अपॉन बेस, बेस जो हमारा अननोन है टर्म कंप्लीटली, जो बेस हमारा अननोन है,
तो अपन बोल देते बेस जो है वो AE के बराबर है, और AE किसके बराबर है? AE इज इक्वल टू AC प्लस CE, AC प्लस CE के बराबर हो गया ये। तो 1030 विल बी 1/√3 इज इक्वल टू 87 बाय AC प्लस CE। तो AC प्लस CE विल बी इक्वल टू 87√3। इस इक्वेशन को लिख के बाकी सब कुछ रफ करते हैं अपन। छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल में लग रहा है अपना 1060। तो देखते हैं 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो सेम ही रहने वाला है 87 अपॉन बेस। बेस क्या हो गया इस केस में? AC हो गया। लिख दीजिए AC यहाँ पे। 1060 की वैल्यू √3, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी? 87/√3 के बराबर आ जाती है। AC की वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देते तो हमारा आंसर निकलने लग जाएगा। तो ये हो जाता है 87/√3 प्लस CE इज इक्वल टू 87√3। सॉल्व करते हैं इसको अब हम। तो CE इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3। ले लीजिए एलसीएम आप। तो ये हो जाता है 87 इंटू 3 माइनस 87/√3। 87 को कॉमन ले लीजिए, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो CE विल बी इक्वल टू 87 3 माइनस 1/√3। 87 इंटू 2/√3। ऑब्वियसली आंसर को अब आंसर्स के अंदर अपन डिनोमिनेटर के अंदर जो रूट्स की वैल्यू उसको नहीं रख सकते, तो ऊपर नीचे √3 से आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाता है 7 2 जा 14 16 17 174/3 इंटू √3। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, आराम से अपन सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जा 15 बचा 2, ये हो जाता है 58√3। तो CE की वैल्यू आ गई है 58√3 मीटर्स। तो बेसिकली बलून ने यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया वो 58√3 के बराबर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना चलते लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्ट्रेट हाईवे जो कि फुट ऑफ अ टावर तक पहुंच रहा है। एक लड़का यहाँ खड़ा है और वो देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 30 डिग्री एक कार का। देखते हैं यहाँ से जो एंगल आ रहा है डिप्रेशन वो आ रहा है 30 डिग्री कार का। आगे बताया जा रहा है कि जब कार थोड़ा और आगे आ जाती है विद यूनिफॉर्म स्पीड, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कितना आ रहा है? 60 डिग्री के बराबर आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कार के आगे आने के बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री के बराबर। नीचे वाले लाइंस को मिला देते हैं और छोटा वाला ट्रायंगल बन जाएगा 60 के बराबर एंड बड़ा वाला ट्रायंगल आ जाता है अपना 30 के बराबर। ये बोला गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। तो ये बोला गया है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में उसने टाइम लगाया 6 सेकंड्स का। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा। ठीक है, बेसिकली फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा। तो पहले तो सारी वैल्यूज निकाल देते हैं जो भी अननोन पड़ा हुआ है, उसका नाम दे देते हैं हम। ये हो जाता है A, ये हो जाता है B, C एंड D। वैल्यूज निकाल देते हैं। बात करते हैं 1060 की। 1060 हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा AB के बराबर, और जो बेस है हमारा बेस हो जाता है वो हो जाता है BD के बराबर, BD के बराबर। 1060 की वैल्यू √3 इंटू BD इज इक्वल टू AB आ रहा है। मतलब BD की वैल्यू जो है वो AB/√3 के बराबर आ रही है। बाकी सब वैल्यूज को रफ कर दीजिए। बात करते हैं 1060 की। इस बार 1060 पुट किया अपन ने, वापस से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आ जाता है AB के बराबर, बेस हो जाता है अपना BD प्लस DC के बराबर। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, इधर पुट कर दीजिए आप 1/√3। BD में पुट करेंगे अपन AB/√3 वैल्यूज, तो AB/√3 प्लस DC इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो हो जाता है √3 इंटू AB इज इक्वल टू AB/√3 प्लस DC। ठीक है, तो DC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसको इधर ले जाइए और सॉल्व करिए थोड़ा। ये हो जाता है √3 AB माइनस AB/√3 इज इक्वल टू DC। ठीक है, ये हो जाता है 3AB माइनस AB/√3 इज इक्वल टू DC। तो DC की वैल्यू आ जाती है हमारी 2AB/√3। DC की वैल्यू आ जाती है 2AB/√3 के बराबर। तो DC आ गया हमारा 2AB/√3 के बराबर।
आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया हो कि BD की वैल्यू और DC की वैल्यू कैसे निकाली है हमने। अब बात करते हैं आगे जो टाइम से रिलेटेड बात है। तो क्वेश्चन ने बोला था कि DB डिस्टेंस कवर करने में मुझे 6 सेकंड लगते हैं, मतलब 2AB बाय √3 जो डिस्टेंस है मुझे उसको ट्रेवल करने में मुझे 6 सेकंड लगते हैं। अब बोल रहे थे DB ये मीटर्स में ही आ रहा होगा, तो बोलते हैं अपन 2AB बाय √3 मीटर्स को ट्रेवल करने में मुझे 6 सेकंड्स लग रहे हैं। तो अब 1 मीटर्स को ट्रेवल करने में कितने सेकंड लग रहे होंगे, तो अपन बोल देंगे इस पूरी चीज को डिवाइड करा देते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 6 बाय 2AB बाय √3 के बराबर आ गया। अपन को निकालना क्या है कि पूरा BD ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो दोनों तरफ BD मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो BD मीटर्स ट्रेवल करने में हमें जितना टाइम लगेगा वो कुछ इतना लगने वाला है। BD की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो AB डिस्टेंस कवर करने में या फिर AB बाय √3 मीटर डिस्टेंस कवर करने में हमें 3 यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाता है 3 बाय AB √3 इंटू BD की वैल्यू वापस से यहाँ पे लिख दो। BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू है हमारी AB बाय √3 के बराबर। AB बाय √3 से AB बाय √3 गया, तो हम बोल सकते हैं AB बाय √3 मीटर्स जो कि बेसिकली BD के बराबर है को अपन को कवर करने में 3 सेकंड लगेंगे, मतलब 3 सेकंड्स मोर लगने वाले। तो यहाँ पे अपना आंसर निकल गया। सारे क्वेश्चंस दोनों ही चैप्टर के मैंने सारे टाइप्स के साथ समझा दिए गए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए। अभी 2 पार्ट्स और आने वाले जिसमें बचे हुए चैप्टर्स भी कवर अप हो जाएंगे।